आज हम लोग कर रहे हैं 6 मार्क्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 11वां सवाल, ठीक है, जिसमें 11वां सवाल है रूल ऑफ लॉ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 10 सवाल किए थे 6 मार्क्स के, आज हम लोग उससे आगे कर रहे हैं, ठीक है। 11वां सवाल है रूल ऑफ लॉ। मैंने जब शुरू में लेक्चर लिया था तो बताया था मैंने रूल ऑफ लॉ के बारे में आप लोगों को। रूल ऑफ लॉ के जो फाउंडर हैं या फादर है जिसको माना जाता है वो एडवर्ड कोक को माना जाता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो वर्ड है ये जन्म देने वाला जो बंदा था वो था एडवर्ड कोक। अब कोई ना कोई होना चाहिए ना कि उसको आगे बढ़ाए, ठीक है, उसको डेवलप करे। तो ये रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने वाला, डेवलप करने वाला एवी डाइसी था, ठीक है। तो एवी डाइसी को रूल ऑफ लॉ का डेवलपर भी कहा जाता है। रूल ऑफ लॉ जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया था जिसका नाम था ला लिगैलिटी, ठीक है, ला लिगैलिटी, ला लीगैलिटी, ठीक है, जिसका मतलब होता था प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी, ये जो एवी डाइसी था उसके हिसाब से रूल ऑफ लॉ के 3 ब्रांच हैं, ठीक है, 3 शाखाएं हैं, 3 ऑर्गन है। सबसे पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब लॉ सुप्रीम होगा, ठीक है। दूसरा था इक्वालिटी ऑफ लॉ, ठीक है, कानून के सामने सब बराबर, समानता, कानून की समानता, ठीक है। तीसरा था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। हमारे भारत में हम डाइसी के 2 ही रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर रहेगा, और दूसरा इक्वालिटी ऑफ लॉ, कानून के नजर में सब बराबर होंगे। तो हमने ये सिर्फ 2 प्रिंसिपल को फॉलो किया। तीसरा जो था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये बोलता था कि जो कोर्ट्स होते हैं, जजेस होते हैं, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ये सब आना चाहिए, जबकि हमारे भारत में हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे नीचे जो उसके नीचे जो है जुडिशरी, पार्लियामेंट वगैरह वगैरह आता है, ठीक है। तो हम इसीलिए डाइसी के तीसरे रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत में जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं है, ठीक है। उसमें डाइसी ने कहा था कि जजेस जो होंगे, जस्टिस जो होंगे, जुडिशरी सबसे ऊपर होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके बाद जो है पार्लियामेंट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ में हम लोगों ने सिर्फ 2 को बोरो किया, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ। ये जो डाइसी ने कहा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इसमें इसने ये कहा कि जो लॉ होगा वो सबसे सुप्रीम होगा, ठीक है, सबसे ऊपर कानून को हम मानेंगे, उससे ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ लॉ, कानून जो होगा सबके लिए बराबर होगा, कानून के सामने सब बराबर है। अगर पीएम ने कोई अपराध किए तो वो भी, उसको भी सजा होगा, और अगर किसी किसान ने मर्डर किए तो भी उसको वैसे ही सजा होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ लॉ, कानून के सामने सब बराबर। एक और जूरिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था केसी डाविस, ठीक है। उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ रूल्स दिए। उनके हिसाब से आपको पता होगा हर जूरिस्ट अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ डेफिनेशन देता है, ठीक है। तो एक केसी डेविस भी हुआ करते थे उस जमाने में, उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ रूल्स बताए, ठीक है, जिसमें उनके 7 प्रिंसिपल रूल हैं। सबसे पहला उनका है लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी जो कानून का शासन हम बोल रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, उसमें लॉ मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला है कि अगर आपको रूल ऑफ लॉ लागू करना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। दूसरा है रूल ऑफ लॉ अगर आपको लागू करना है तो आपके पास रूल्स जो होने चाहिए वो फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर दिन नए नए रूल लाओ, तो ऐसे में तो आप रूल ऑफ लॉ को लागू ही नहीं कर पाओगे। आपके पास कुछ लिमिटेड रूल्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको गवर्न होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। केसी डाविस का मानना है कि अगर आप रूल ऑफ लॉ को मानते हो कि आपको आपके देश में कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, तो आपको तीसरा जो प्रिंसिपल है ये है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये भी आपके यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जो भी भेदभाव होता है, चाहे वो जाति के नाम पे चाहे धर्म के नाम पे, उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो जिस दिन आपने एलिमिनेट कर दिया डिस्क्रिमिनेशन को, तो आप ये पाओगे कि आपके शहर में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। फोर्थ उन्होंने दिया था प्रेफरेंस ऑफ जजेस एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स।
इसमें हमें जजेस को प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है, कि जज जो जैसे अभी जुडिशरी का पावर है कि कोई भी लॉ बनाएगा तो अगर गलत है तो उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, तो हम यहाँ पे जजेस को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि हम पार्लियामेंट को ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। ऐसा केसी डेविस का मानना था। तीसरा है फिफ्थ है आपका नेचुरल जस्टिस। अगर आपको रूल ऑफ लॉ आपके शहर में आपके देश में लागू करना है तो आपको नेचुरल जस्टिस को प्रोटेक्ट करना होगा, नेचुरल जस्टिस को समझना होगा, ठीक है। नेचुरल जस्टिस क्या था? नेचुरल जस्टिस था आपका कि भाई किसी का भी कोई मुकदमा चल रहा है तो आप दोनों पार्टी का सुनो, बराबर। मैंने बोला था ना रूल ऑफ लॉ के अंदर ये जो नेचुरल जस्टिस बोल रहा है केसी डेविस, नेचुरल जस्टिस भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस में आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 पिलर होते हैं उसमें भी, ठीक है। पहला क्या था? ऑडी अल्ट्रम पार्टम, आपको दोनों पक्ष का सुनना पड़ेगा। दूसरा क्या था? दूसरा था रूल अगेंस्ट बायस, अगर आपको कोई फैसला देना है तो आप बायस नहीं हो सकते थे, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल क्या था नेचुरल जस्टिस में? रीजन डिसीजन, अगर कोई भी कोर्ट डिसीजन देता है तो वो पूरे रीजन के साथ देगा कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है। तो केसी डेविस यही बोलना चाह रहा है कि अगर आपको रूल ऑफ लॉ लागू करना है, ठीक है, तो आपको नेचुरल जस्टिस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। छठा है इनके द्वारा दिया गया रूल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। किसी को अरेस्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके घर पे जाओ, खाना खा रहा है रात के 11 बजे, कॉलर पकड़ो घसीट के लेके आ जाओ, ठीक है, ये गलत है। आपको कोई भी काम करना है लॉफुली करिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करिए, जैसा नियम है जैसा कानून है उस हिसाब से करिए। तो अगर आप ड्यू प्रोसेस करते हैं, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें, तो आप ये मानेंगे कि रूल ऑफ लॉ आपके यहाँ पे है, ठीक है। लास्ट है इनका सातवां जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक्शन लेना है, चाहे वो पार्लियामेंट ने एक्शन लिया हो, एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लिया हो, जुडिशियरी ने खुद से कोई एक्शन लिया हो, तो ये जुडिशरी के सबसे ऊपर की जो अदालतें होती है, एपेक्स कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उनको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अगर वो जुडिशियल रिव्यू किसी भी एक्शन का कर पा रहे हैं तो आप ये समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ आपके शहर में लागू हो गया है, ठीक है। तो ये केसी डेविस के 7 रूल थे जो कि मैंने आपको बता दिए। कभी कभार पूछे जाते हैं कि केसी डेविस के कुछ रूल्स हैं जो आपको याद हो तो बताइए, ठीक है। याद नहीं मतलब पूछा ही जाता है, ठीक है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिए, सवाल है पूछा जा सकता है। अब ये रूल ऑफ लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम ढूंढें, ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? तो रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 में, ठीक है, कभी कभी आर्टिकल 19 में भी मिल जाता है, ठीक है, और मेन मिलता है आप प्रियम्बल में, ठीक है, प्रियम्बल में। तो ये जो 3-4 सेक्शंस हैं इसके अंदर भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। प्रियम्बल क्या बोलता है? जस्टिस के बारे में बोलता है, इक्वलिटी के बारे में बोलता है, लिबर्टी के बारे में बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल जस्टिस को वो कवर कर रहा है। तो नेचुरल जस्टिस को कवर करेगा तो डायरेक्टली वो किधर आएगा? रूल ऑफ लॉ में आएगा। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी के बारे में, ठीक है, तो हमारा इक्वलिटी के बारे में तो ये भी बोल रहा था ना रूल ऑफ लॉ, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 20 है लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जहां आपका लिबर्टी है, आजादी है, तो नेचुरल जस्टिस में आ गया ना कि भाई नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ही है कि भाई कोई भी बंदा है तो उसको लिबर्टी है, वो कुछ भी खाए, कुछ भी करे, कुछ भी कहीं भी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल 9 है, आप 19 है, आपको कुछ बोलना है, ठीक है, तो आपको बोलने की आजादी देता है आर्टिकल 19। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है रूल ऑफ लॉ के अंडर कवर होती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में आप रूल ऑफ लॉ को समझाएं तो आप आर्टिकल 19, 14, 21 और प्रियम्बल का जिक्र करके अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है उसके 2 लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है। एक है केशवानंद भारती का केस और एक है मेनका गांधी का केस, ठीक है। इस दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है
रूल ऑफ लॉ के बारे में भी बताया था, जैसे केशवानंदा भारती का केस था। द व्यू वाज दैट द रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र को हम एक साइड छोड़ दें, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ भी हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और आप उसको जो है कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अमेंडमेंट होंगे, ठीक है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर देना मतलब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन, और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा तो इनडायरेक्टली आपने रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया, और रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही मेनका गांधी का केस है। लॉ डिप्राइविंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। द लॉ ऑफ प्रोसीजर मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी और एंड फैंसीफुल और इवेसिव। मेनका गांधी के केस में जब आपने देखा होगा कि पासपोर्ट उनका सीज कर दिया गया, ठीक है, तो पासपोर्ट सीज कर दिया गया तो उनको एक तो उनको बोलने का मौका नहीं मिला, ठीक है, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो ये इनडायरेक्टली नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, जो बोलता है कि आपको बोलने की आजादी है। ठीक है, आपको बोलता है कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो आपकी बातें सुनी जाएंगी, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हियर द बोथ साइड, बट उनकी बात सुनी नहीं गई, तो एक नेचुरल जस्टिस का उन्होंने वायलेशन कर दिया। और दूसरा रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या है, लिबर्टी, बराबर, तो लिबर्टी आपकी कर्टेल हो गई। अगर आपका पासपोर्ट सीज कर दिया गया तो आप बाहर घूम नहीं सकते। ठीक है, आपको अमेरिका जाना था, आजादी है आपको कहीं भी जाने का, अगर आपका पासपोर्ट सीज कर दिया गया तो आप अमेरिका नहीं जा सकते, तो इनडायरेक्टली आपकी लिबर्टी भी कर्टेल हो गई। करेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी के केस में ये भी कहा था कि कोई भी डिसीजन अगर पार्लियामेंट या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लेता है तो वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको मर्यादित वे में जो भी काम है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो आपको लेने चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, आर्बिट्ररी हो गया था, इवेसिव हो गया था। पार्लियामेंट ने जो उनके पासपोर्ट सीज किए वो बहुत ज्यादा हो गया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनकी बातें भी नहीं सुनी गई, तो इस तरीके से वो नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में भी आप मेनका गांधी का केस लिख सकते हो और आप रूल ऑफ लॉ के वायलेशन में भी मेनका गांधी का केस लिख सकते हो। क्वेश्चन है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक मैकेनिज्म है जो इंडियन सिटीजन्स को ये राइट देता है कि अगर लार्ज नंबर पर, ठीक है, सोसाइटी लेवल पर किसी भी बंदे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है, लार्ज नंबर पे होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल का नहीं होना चाहिए, अगर उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास अधिकार होता है। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज भी करते हैं, किसी इंडिविजुअल का राइट वायलेट होता है तो भी पीआईएल डाल देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि वो मतलब खुद के पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो लिटिगेशन डाला है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में कहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और उनके ऊपर फाइन भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कॉमन पीपल, ठीक है, जो लार्ज नंबर पे जिनके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने, पब्लिक इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए ये जो है वेपन का काम करता है आम आदमी के लिए। ठीक है, किसी भी सूरत में, जैसे मान के चलिए पार्लियामेंट के कोई भी एक्शन है, ठीक है, या आपने देखा होगा वो आरे में बहुत सारे पेड़ को काटे गए, ठीक है, या आपने देखा होगा कोई भी पार्लियामेंट का ऐसा डिसीजन है जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा उससे, या कोई ऐसा सेवरेज का काम है जिससे बहुत सारे नंबर में लोग जो हैं उससे प्रभावित हो सकते हैं, या कोई ऐसा फैक्ट्री चालू किया गया है कहीं पर जिसके ऐसे गैस रिसाव हो रहे हैं जिससे समाज में जो वहां के सोसाइटी है, ठीक है, उनके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पे आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में, और वो आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर फैसला सुनाते हैं। अगर लगेगा कि वो पीआईएल जो है जेन्यून है और सही में लार्ज नंबर ऑफ पीपल के फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे वैसे में, ठीक है, तो कोर्ट डायरेक्शन इशू करता है कि भाई वो पर्टिकुलर फैक्ट्री को बंद किया जाए,
या शिफ्ट किया जाए, या कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है, तो उस ऑर्डर को स्टे लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पावर होता है आपके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो लोग होते हैं, जहां पर जैसे अभी मान के मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का आपने सुना होगा, हाल ही में उन्होंने जो स्ट्रे डॉग होता है उसका सुवो मोटो ले लिया। ठीक है, अगर यही जो सोसाइटी है, जो दिल्ली के लोग हैं, ठीक है, अगर वो एक पीआईएल डालते सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे ऐसे डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे हैं, 37 लाख हो गए थे पिछले साल में, ठीक है, और रेबीज से 3000 लोग मारे गए। एक मैं ऐसे ही बता रहा हूँ डेटा, अगर ये डेटा लेके अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पीआईएल का ग्राउंड था, लेकिन किसी ने पीआईएल नहीं डाला, तो सुप्रीम कोर्ट को सुवो मोटो लेना पड़ा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे पब्लिक ने आना चाहिए, ठीक है, पीआईएल डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालते। ठीक है, तो नहीं डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद से उस मैटर को एज अ पीआईएल ले लेते हैं। तो ये जो स्ट्रे डॉग बाइट का केसेस था, उसमें किसी ने पीआईएल नहीं डाला, सुप्रीम कोर्ट ने सुवो मोटो लिया उसका, और उन्होंने डायरेक्शन जारी किया कि जो भी स्ट्रे डॉग है उसके लिए इमीडिएट 8 वीक का समय दिया गया कि आपको शेल्टर बनाना है और सारे स्ट्रे डॉग्स को उसमें रखने हैं, खाना पीना, रेबीज का इंजेक्शन वगैरह सबको उसमें देना है। ठीक है, अब बाद में लोग उसको मतलब क्रिटिसाइज करने लगे, वो ऑर्डर जो है मतलब क्या बोलते हैं, एक तरफा हो गया है, बायसनेस उसमें दिख रहा है, तब अब लोग जाके उसके उसके अंदर पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि यह ऑर्डर जो है कैंसिल होना चाहिए। तो हालांकि जो सीजेआई गवई साहब है, उन्होंने 3 बेंच दिया, 3 जजेस का नया बेंच, उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने टेम्पररी स्टे लगाने से मना कर दिया। ठीक है, कि नहीं, टेम्पररी स्टे तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम इस पे अपना फैसला सुनाएंगे। अब ये फैसला रिजर्व है, अब जब उनको देना होगा जजमेंट वो देंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली पीआईएल का मैटर था। तो पीआईएल का मतलब है जब लार्ज नंबर के लोग जो हैं इफेक्ट होते हैं उस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर से या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के डिसीजन से, तो वो पीआईएल डाल सकते हैं। 13 काइंड्स ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन जो होता है वो 4 तरीके का होता है मेन। एक होता है कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, दूसरा होता है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तीसरा होता है सोशल सर्विस कॉरपोरेशन और चौथा होता है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसको हम साइड कर दें तो 2 तरीके का मेन होता है, एक होता है पब्लिक कॉरपोरेशन, एक होता है प्राइवेट कॉरपोरेशन। ठीक है, पब्लिक हम जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बात करेंगे वो हम पब्लिक कॉरपोरेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशन का ही गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो गवर्नमेंट किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो हम उसके बारे में सिर्फ समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक कॉरपोरेशन जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक कॉरपोरेशन के अंदर भी 4 कॉरपोरेशन है जो मेनली गवर्न होते हैं। पहला है कॉमर्शियल कॉरपोरेशन, दूसरा है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तीसरा है सोशल सर्विस कॉरपोरेशन और चौथा है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। Commercial corporation, those corporation are established to undertake commercial activities in key sector aiming to provide services to the public at reasonable price। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। तो ये सारी चीजें जो है कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के अंदर गवर्न होता है। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दीज कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड टू इनकरेज नेशनल प्रोग्रेस बाय अंडरटेकिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी होते हैं ना, उसके लिए ये जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं। ये जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एनआरडीसी। इसके बाद आपने देखा होगा एक ये है ऐसा है यार, वो जो रोड बनाते हैं ना जम्मू कश्मीर साइड, जो ऐसे वैली होते हैं जहाँ पे आतंकी खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, तो उधर भी एक कॉरपोरेशन है जो रोड और सड़कें बनाता है, तो वो भी है। तो ये सब जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आता है। तीसरा है सोशल सर्विस कॉरपोरेशन। दीज कॉरपोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड बेसिक एंड एसेंशियल सर्विसेज टू द पब्लिक।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर कवर होता है सोशल सर्विस कॉरपोरेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, ठीक है। आपके पैसे मतलब डिपॉजिट करते हैं, आपको सुविधाएं देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर एसबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये जो है फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके का कॉरपोरेशन होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया था। चाहे पार्लियामेंट्री एक्शन हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या जुडिशरी का कोई भी लोअर कोर्ट का डिसीजन हो, ठीक है। अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको जो है नजरअंदाज किया गया है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस पर्टिकुलर एक्शन को, डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, ठीक है, कि वो करेक्ट है या नहीं है, उसको डिसाइड करने के लिए वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनर्विचार, ठीक है। किसी भी डिसीजन को कोर्ट के पास पावर होता है कि वो उसके ऊपर पुनर्विचार करे। अगर कोई भी पार्लियामेंट ने कोई ऐसे लॉ बनाए हैं जहां पे लगता है कि उन्होंने किसी न किसी फंडामेंटल राइट को टच कर दिया है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर लगेगा कि लॉ कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत उस पर्टिकुलर लॉ को स्टक डाउन कर सकता है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 377 को सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के तहत स्टक डाउन कर दिया था कि यह वायलेट करता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के तहत। ऐसे ही अगर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और वो लॉफुल नहीं है, उनके जो डिसीजन हैं वो अल्ट्रा वायरस है, कानून से ऊपर जाके कर दिया गया है, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू करके कोर्ट जो है उसको स्टेप डाउन कर सकता है, रोक लगा सकता है, ठीक है। अभी जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेटिव एक्शन का भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, अभी कोई भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और वो वायलेटिव है तो वो कर सकते हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने एक्शन लिए हैं उसके ऊपर भी रिव्यू हो सकता है, और कोई जुडिशियल डिसीजंस लिए गए हैं लोअर कोर्ट के द्वारा तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू के। जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेटिव एक्शन का भी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का भी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल डिसीजन का भी हो सकता है जो लोअर कोर्ट ने दिया हो, ठीक है। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। क्यों होता है? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, ठीक है, और कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो बेसिक स्ट्रक्चर को रिपग्नेंट कर रहा है, कर्टेल कर रहा है, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू के भी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। जैसे इट लिमिट्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो फंक्शंस है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई पीएम है तो वो पीएम ही है, अगर कोई आपने यहाँ पे डेप्यूटी पीएम का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत ये नहीं बोल सकता है कि नहीं एक डिप्टी पीएम तो होना चाहिए जैसे दूसरे देशों में होता है, वो नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का फंक्शंस है वो करेंगे, गवर्नमेंट करेगा, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। It violates the limit of power set to be exercised by the Constitution when it overrides any existing law. ठीक है। In India, a separation of function rather than power is allowed. ठीक है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है उसके एक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी दिया गया है। पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो उस पावर का एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के तहत उनके पावर को रोका नहीं जा सकता,
ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने किसी ने पिटीशन फाइल किया था कि भाई ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पार्लियामेंट के पास है, आप वहां पे जाओ। ठीक है, तो ऐसा है। तो जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को कर्टेल नहीं कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर में जिसको जो पावर दिए गए हैं वो उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू के तहत आप उस पावर को जो है कर्टेल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। हाँ, जुडिशियल रिव्यू कोई ऐसे एक्शंस हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तब आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है। Judicial review can harm the public at large as the judgment may be influenced by the personal or selfish motive. ठीक है, अगर कोई भी जजमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फिश मोटिव में आके या पर्सनल कोई भी ऐसा रंजिश रहा होगा सरकार से, ठीक है, उसके आधार पर अगर जुडिशियल रिव्यू हुआ है तो ये पब्लिक फेथ को भी तो हार्म करेगा ना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन उन्होंने पर्सनल मोटिव के लिए अगर जुडिशियल रिव्यू किया है तो इससे क्या होगा, इससे हार्म होगा ना, पब्लिक फेथ उस पर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। रिपीटेड इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कैन डिमिनिशिंग द फेथ ऑफ द पब्लिक इन द इंटीग्रिटी, इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया या एग्जीक्यूटिव ने कोई वो ऑर्डर पास किया, अगर जो सुप्रीम कोर्ट बार बार जुडिशियल रिव्यू का पावर इस्तेमाल करके बार बार अगर वो इंटरवीन करते हैं, ठीक है, तो लोगों का फेथ कम हो जाएगा ना इनडायरेक्टली, कि पार्लियामेंट जो भी लॉ लाता है ये जुडिशियल रिव्यू होने लगता है, ये जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने लगता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है पब्लिक फेथ को कम करेगा। तो ये लिमिट करता है आपका बेसिकली जुडिशियल रिव्यू को, कि भाई आप भी लिमिट में रहें, कहीं ना कहीं आपके पास भी वो अधिकार नहीं है जो पार्लियामेंट के पास है, तो आप भी अपने आप में दायरे में रहें। जुडिशियल रिव्यू के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं जो जुडिशियल रिव्यू को जो है पावर देता है, तो आर्टिकल 372 है जो कि स्टैब्लिश किया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 30 के जरिए उसको ओवरराइड कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने पावर का एक्सरसाइज करने के लिए। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सके। तो ये जो पावर है वो इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू करने के पावर देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में नहीं बताता। आर्टिकल 32 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो न्याय को बरकरार रखे। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू का भी पावर देता है ना, क्योंकि अगर न्याय करना है तो वो 32 के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करे, तो इस्तेमाल करेगा तो वो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू करने का भी अधिकार उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। 246 है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए लिमिटेशन देता है कि भाई आपके पास जो भी लिस्ट में दिए गए हैं पावर आप उसी को इस्तेमाल करो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है लिस्ट। लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। आपको पता होगा यूनियन लिस्ट में जो पावर दिए गए हैं वो सिर्फ यूनियन के पास है, उसमें जो भी लॉ बनाना है वो यूनियन बनाएगा। ठीक है, वो सब पे लागू होगा। स्टेट के पास भी पावर दिए हैं स्टेट लिस्ट में, स्टेट के अंदर कोई लॉ बनाना है मान के चलिए, ठीक है, और स्टेट ने वो लॉ बनाया, लेकिन वो स्टेट जो लॉ बनाया है वो वायलेट कर रहा है सेंटर के लॉ से। ठीक है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट का लॉ है उसको स्टेक डाउन कर देगा, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा क्योंकि यूनियन सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। ठीक है, और तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, दोनों के पास पावर है लॉ बनाने के। ठीक है, जैसे आपको बता दूं बीएनएसएस है, ठीक है, वो कंकरेंट लिस्ट में है। क्यों, यूनियन ने जो भी लॉ बनाए वो तो बनाया ही बनाया, अगर स्टेट को कोई उसी में अमेंड करके कोई लॉ बनाना है तो बना सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता दूं, बीएनएसएस में लिखा गया है या बीएनएस में लिखा गया है कि चोरी करने का जो सजा है वो 3 साल होगा। ठीक है, और रेप करने का सजा जो है 10 साल होगा। अब यूपी गवर्नमेंट ने रेप के सजा को 15 साल कर दिया है, 10 नहीं 15, यहाँ पे रेप ज्यादा हो रहे 15 को।
तो स्टेट के पास पावर है कंकरेंट लिस्ट में कि वो अपने तरफ से अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों का पावर है। तो यहाँ पे अगर यूनियन बोलेगा कि नहीं, तुम स्टेट को बोलेगा कि तुम यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकते हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई हमारे पास तो यहाँ पावर दिया गया है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, फिर वो देखेंगे कि किसकी गलती है, फिर स्टेप डाउन कर देगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हर आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं वो कहीं न कहीं जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल क्या बोलता है कि भाई आपने किसी को लीगली एक बार राइट दे दिए, ठीक है, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का मतलब यू कैन स्टॉप व्हेन यू हैव, मतलब आपने सामने से राइट दे दिया। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई घर था, ठीक है, और मैंने उसको लीगली किसी को बेच दिया, ठीक है। अब बाद में मैं बोल रहा हूं उसको कि नहीं मेरा घर वापस करो, मैं तुमको पैसा वापस कर रहा हूं, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने लीगली आपको वो राइट दे दिए, लीगली उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि आपने पैसा लिया है तो आप मुझे कर दोगे, ठीक है। तो बाद में वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता है कि भाई मुझे मेरा घर वापस दे दो, मैं तुमको वहां नहीं रहने दूंगा, मैं पैसे दे रहा हूं, नहीं, ठीक है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्टिंग देयर प्रीवियस स्टेटमेंट और एक्शन, ठीक है, स्पेशली व्हेन दोज एक्शन हैव लेड समवन एल्स टू रिलाई ऑन द इनिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इट एसेंशियली स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग अ क्लेम दे previously made or an action they previously took, ठीक है, previously took मतलब उसने जो पहले कोई डिसीजन लिए थे या एक्शन लिए थे उसको वो रिक्लेम करने अगर आता है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये फेयरनेस, ठीक है, और जस्टिस को बरकरार रखने के लिए और इनजस्टिस को रोकने के लिए बनाया गया था। देखिए आगे क्या बोलता है, इफ समवन हैज मेड अ स्टेटमेंट और टेकन एन एक्शन दैट लीड्स अनदर पार्टी टू बिलीव समथिंग दे आर जनरली प्रिवेंटिंग फ्रॉम लेटर कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट स्टेटमेंट और एक्शन। मैंने यही बताया आपको कि पहले अगर किसी ने कोई डिसीजन ले लिया, मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेच दी ठीक है, और उसके मैंने आपसे पैसे भी ले लिए, तो बाद में मैं आपको रोक नहीं सकता कि भाई मेरे घर में मत रहे, मैं पैसे दे रहा हूं तुमको, तुम वापस निकल जाओ, नहीं, क्योंकि आपके एक्शन जो थे वो पहले वाले लीगली थे, आपके जो स्टेटमेंट थे वो लीगली थे, ठीक है। इसके बाद है एग्जाम्पल एक देता हूं, इसमें दिया हुआ है, ए टेनेंट कैन नॉट डिनाई द लैंडलॉर्ड्स टाइटल और अ पर्सन क्लेमिंग टाइटल टू लैंड कैन नॉट लेटर डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इजमेंट यूज्ड एज अ बाउंड्री इन अ डीड, ठीक है। मुझे किसी ने लीव लाइसेंस पे घर दिया भाड़े पे, ठीक है, और वो घर जो है एक 6 महीने के लिए या 11 महीने के लिए बना, बिना किसी रीजन के मैंने आपको सब कुछ दे दिया, भाड़े पे चढ़ा दिया, मैं 1 महीने से रह रहा हूं बिना किसी रीजन के, ठीक है। आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, अचानक से नहीं बोल सकते कि घर खाली करो, मैं तुम्हारे लिव लाइसेंस के पैसे दे देता हूं, मुझे मेरा घर वापस चाहिए कल के कल। तो ऐसा वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने लीगली किसी को घर दे दिया है भाड़े पे, उस पे उसमें कंडीशन है कि भाई 1 महीना पहले आपको बोलना है, तो आप 1 महीना पहले बोलते हो तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लीगली बोल रहे हो। अचानक से आप आके बोलोगे तो वो नहीं देगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्यों देगा वो? आपने भाड़े पे चढ़ाया है 11 महीने के लिए, आपने डिपॉजिट ले लिया, आप महीने पे भाड़े का पैसा ले रहे हो, तो किस बात का आप डिनाई कर सकते हो बाद में? समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। इसका एक सेंटेंस में अगर आप समझना चाहो तो बस ये बोलना चाह रहा है कि भाई आपने किसी को एक बार लीगली कोई मतलब वो दे दिए, प्रॉमिस कर दिए, ठीक है, या आपने कोई सौदा कर लिया, तो बाद में आप उसको मुकर नहीं सकते, सामने वाला आपको नहीं देगा, सामने वाला आपको स्टॉप कर देगा, नो, ठीक है, आपको नहीं दे सकता। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काइंड्स ऑफ बायस। बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात। पक्षपात का मतलब कि भाई किसी एक तरफ का सुन के आपने कोई डिसीजन लिए हो, तो वो होता है पक्षपाती होना। पक्षपाती का मतलब
किसी एक तरफ का सुन के आपने डिसीजन लिया। ये जो बायसनेस होता है वो बहुत तरीके का होता है, इसमें मैंने वो डिफाइन किया है। देखिए, सबसे पहला है, पहले तो बायस का बता देता हूं वापस से। इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बायस रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ डिसीजन मेकर इज नॉट इम्पार्शियल। ठीक है। Types of bias can be identified including personal bias, pecuniary bias, subject matter bias, departmental bias, policy notion bias, and bias on account of obstinacy. ठीक है। These these biasness can undermine the fairness and integrity of administrative processes. कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना है जिसमें मैंने पहले से ही पैसा दे के रख दिया है कि भाई मेरे हिसाब से आपको इधर ऐसा नहीं करना है, तो अगर वो पैसा लेके काम कर दिया आपका तो वो पर्सनल बायस हो गया। जैसे मान के चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आपको पता होगा कि यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल होता है जहाँ पे जज बैठते हैं। ठीक है। अब वहां पे वो जो जज बैठता है वो आपसे पैसा लेके आपके फेवर में दे दिया, तो जहां पे पैसा लेके आपके फेवर में आया, जहां पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जहां पे मॉनिटरी गेन किया गया है, वो जो बायसनेस होता है वो पेक्यूनरी बायसनेस होता है। ठीक है। दूसरा होता है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब क्या है कि मेरे यहाँ पे जो भी मैटर आया है, ठीक है, मान के चलिए एक एग्जांपल के तहत बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने किसी बिल्डर का, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट था, उसको रोक लगा दिया कि भाई तुमने जो है रूल फॉलो नहीं किया। अब उस बिल्डिंग को गिराने का जो है फैसला उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने ले लिया। ठीक है। अब उस बिल्डर का जो वो वहां पे प्रॉपर्टी बन रहा था उसमें उस पर्टिकुलर जज का भी ये जो क्या बोलते हैं बेटा था वो रह रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई डिसीजन वो जज देगा तो इनडायरेक्टली उसके बेटे का भी घर जाएगा। समझ रहे हो? तो वहां पे क्या हो गया, रिलेशनशिप कनेक्ट हो गया। जो वो डिसीजन लेने वाला था इम्पार्शियली, वो अब उसके बेटे के ध्यान में रख के दिया जाएगा। तो यहाँ पे जहां पे कोई भी रिलेशनशिप बीच में आ जाए, या फैमिली मेंबर का कोई भी मैटर हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, या फ्रेंड से रिलेटेड हो, और वहां पे कोई बायसनेस आता है तो ये माना जाता है कि वो पर्सनल बायस है। ठीक है। तीसरा है सब्जेक्ट मैटर बायस। सब्जेक्ट मैटर बायस का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान के चलिए कोई भी कंपनी आई, ठीक है, उस कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से किसी न किसी तरीके का कोई ऐसा डिसीजन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा जिससे वो कंपनी बंद हो सकता है। ठीक है। अब ये मैटर उस कोर्ट में आया जहां का जज खुद उस कंपनी का जो है शेयर खरीद के रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे वो जो जज है अगर वो बोल देगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने जो डिसीजन लिए है वो सही है, वो कंपनी बंद होनी चाहिए, तो अब इसका खुद का शेयर है उसमें, कंपनी बंद होगा तो इसका शेयर खराब होगा, ये खुद नुकसान में आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डिसीजन बदल देगा, ये उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पक्ष में न जाके उस कंपनी के पक्ष में आएगा जिससे उसका शेयर का जो पैसा है वो बच जाए। ठीक है। तो यहाँ पे वो जो बायसनेस हुआ है वो बायसनेस कौन सा है, सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या था, कंपनी था, कंपनी में उसका शेयर लगा हुआ है, कंपनी डूबेगी इसका मतलब है उसका शेयर डूब जाएगा, तो वो कोशिश करेगा ना कि कंपनी बच जाए, तो वो जो फैसला देगा कंपनी को बचाने के लिए, ये सब्जेक्ट मैटर बायसनेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट बायसनेस है, वैसे मेन तीन ही होता है जो मैंने अभी बताया आपको, तीन ही होता है। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है पेक्यूनरी, और तीसरा होता है सब्जेक्ट मैटर। ये तीन ही बायसनेस मेन है, इंपॉर्टेंट है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। लेकिन और भी तरीके से बायस हुआ है, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें दे दी है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बस तीन को ही अच्छे से, पर्सनल, पेक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर, ये तीन बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है आपको। ठीक है। क्योंकि वैसे बायसनेस तो बहुत सारी तरीके से हो जाएगा फिर, लेकिन मैंने कुछ डिफाइन भी किए हैं लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। इसमें से आपका डिपार्टमेंटल बायस, दिस अराइजेस व्हेन द सेम डिपार्टमेंट और एजेंसी दैट इनिशिएट एन एक्शन also makes the decision, ठीक है, potentially leading to a lack of impartiality। ठीक है। अगर कोई भी मान के चलिए
4 पुलिस वाला है, ठीक है। अब उसी पुलिस वाले में किसी एक के ऊपर एलिगेशन लगा है, ठीक है। अब एलिगेशन लगा है और उसमें जो डिसाइड करना है वो 3 पुलिस वाले को करना है, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो जो 3 पुलिस वाला डिसीजन लेगा वो इस पुलिस वाले के अगेंस्ट लेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल बायस हो जाएगा ना वहां पे। भाई मेरे ही डिपार्टमेंट का आदमी है, मेरा ही आदमी है, कैसे इसके खिलाफ हम गलत एक्शन ले, बराबर। तो ऐसा कोई डिसीजन जो इम्पार्शियलिटी को लीड कर सकता है, ठीक है, और सेम डिपार्टमेंट का अगर वो मैटर है और सेम डिपार्टमेंट का आदमी उसको जज करने वाला है, तो वहां पे डिपार्टमेंटल बायस होने की जो है संभावनाएं होती है, ठीक है। इसके बाद है पॉलिसी नोशन बायस। दिस टाइप ऑफ बायस अराइजेस फ्रॉम अ डिसीजन मेकर प्री कंडीशंस नोशन और पॉलिसी डिसीजन दैट माइट इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी नोशन बायस होता है, जब कोई पॉलिसी मेकर जब डिसीजन लेता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उनका डिसीजन जो है किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया हो, ठीक है। हो सकता है ऐसा, या किसी वो जो डिसीजन लिया है वो किसी के दबाव में आके लिया है, तो ऐसा जो डिसीजन होता है वो प्री पॉलिसी नोशन बायस होता है। नेक्स्ट है आपका बायस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेसी। दिस ऑकर्स व्हेन अ डिसीजन मेकर अनरीजनेबली और persistently refuses to reconsider their decision even when presented with valid reason, ठीक है। जब कोई बंदा कोई डिसीजन लेता है, कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसके जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो अनरीजनेबल होते हैं और उनको हम जाते हैं कि भाई आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें, ठीक है। वो चाहता है कि नहीं यार, मेरे डिसीजन को मैं खुद कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करूं, कभी नहीं कर सकता मैं। तो अगर वहां पे इस तरीके का बायसनेस हो रहा है, तो ये बायस ऑन अकाउंट ऑफ ऑब्स्टिनेसी कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, ईमानदारी से बताऊं तो आपको सिर्फ 3 बायसनेस याद रखना है। पर्सनल बायस, ठीक है, जो उनके रिलेटिव वगैरह फैमिली मेंबर के द्वारा होता है। दूसरा है पेक्यूनरी बायस, जिसमें मॉनिटरी गेन किया जाता है। और तीसरा है सब्जेक्ट मैटर, जिसमें मैटर जो है आपके सब्जेक्ट का है। जैसे मैंने किसी कंपनी में शेयर खरीदा है और उस कंपनी को या तो बंद करना है या चालू रखना है, मेरे को उसमें डिसीजन देना है। तो मैं बंद करूंगा तो मेरा शेयर गया, बराबर, तो मैं चालू रखने का ऑर्डर दूंगा। तो यहाँ पे मैं जो बायसनेस करूंगा वो सब्जेक्ट मैटर बायसनेस होंगी, ठीक है। 17वां है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? बैलेंस बना के, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये आपके शायद 2 मार्क्स में भी आया था। इसमें क्या होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो डिसीजन लेगा, आपको पता है कि वो कोई भी डिसीजन लेगा तो वो किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए लेगा, ठीक है। क्योंकि उनको जो पावर डेलीगेट किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए दिया होगा, बराबर। तो अगर वो किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उनको ये बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको अचीव करना है तो उसके इम्पैक्ट भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर मैंने आपको बताया था कि एनिमल जो है, जैसे अभी मान के चले ना, सुप्रीम कोर्ट वाला ले लेते हैं, ताजा उदाहरण, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई सारे डॉग को जो है शेल्टर में डालिए, ठीक है। ऑर्डर तो पास हो गया, लेकिन ऑर्डर पास हुआ तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि 10 लाख कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग हैं, ठीक है, और वहां पे शेल्टर बहुत कम है। अगर एक शेल्टर में सारे डॉग को रख दिया जाए, उसमें जगह ही नहीं बचे, तो स्वाभाविक है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटेंगे, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटेंगे, ठीक है। क्योंकि अजनबी डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो आपस में ही लड़ जाते हैं, ठीक है। वो इंसान के जैसे नहीं होते हैं कि भाई दूसरे जगह का है तो ये क्या हो गया, साथ में रह लेंगे, ऐसा नहीं होता है। डॉग्स का बहुत मतभेद रहता है, देखोगे जब कोई मतलब स्ट्रेंज डॉग जो होता है किसी इलाके में आ जाता है तो सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई डिसीजन मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, ठीक है, और उस डिसीजन का जो है उनको, उनका जो डिसीजन था वो क्या अचीव करना था कि स्ट्रे डॉग रोड पे ना मिले, उनका ये वो था, मतलब इंटेंशन, ठीक है। उनका अचीवमेंट ये था, उनका अचीव करने का इरादा ये था कि स्ट्रे डॉग रोड पे नहीं होना। लेकिन इसका इम्पैक्ट उनको नहीं पता था कि भाई हमारे पास शेल्टर ही नहीं है इतना जो हम 10 लाख डॉग को एक साथ रखें। अगर हम 10 लाख डॉग को एक साथ रख दें, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटने लगे, तो ऐसे में तो और महामारी फैलेगा, रेबीज तो बढ़ बढ़ के निकलेगा,
समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इस ऑर्डर को तीसरे जज के पास भेजा है, ठीक है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन था, वो देखिए डिसीजन बहुत सही था, लेकिन आपको उसके इम्पैक्ट आपने नहीं देखे। अगर आप उसको लॉफुली बोलते हैं कि भाई देखो 10 लाख कुत्ते हैं ना, आप 10,000 शेल्टर बनाएंगे, और जब तक आपके पास 10,000 शेल्टर ना हो ना, तब तक आप कुत्तों को एक साथ न रखें, तब तक आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े कुत्ते को थोड़े थोड़े जगह पे शिफ्ट करिए। आप ऐसा बोलते तब तो सही था, लेकिन आपने बोला कि मैं 8 वीक का समय देता हूं आपको, सारे के सारे डॉग आपको जो है शेल्टर में डालने हैं। ये संभव है क्या? इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप सोचो। तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई डिसीजन लेगा तो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अचीवमेंट करनी है और आपने जो ऑर्डर पास किया वह एक्सेसिव हो गया, ठीक है। आपको कुत्तों को पकड़ के रखना है तो आपने कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। आपने रेबीज को रोकना था तो आपने कुत्ते को मतलब एनकाउंटर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रेबीज को रोकना आपका अचीवमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुत्तों को ही मार देना है, नहीं, आपको उसके इम्पैक्ट को देखना होगा कि भाई हमें उसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे, एक जगह रख देंगे तो कुछ ज्यादा गलत तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स को बैलेंस करते हुए डिसीजन आपको लेना है। तो यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। देखो आपको पता होगा पार्लियामेंट जो है बहुत सारी कमिटियां बनाती है, ठीक है, बहुत सारा कमिटी पार्लियामेंट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पब्लिक अंडरटेकिंग होते हैं उसके लिए भी कंपनी ये पार्लियामेंट जो है कमिटी बनाता है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर जो होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे आपको पता होगा बेस्ट बसेस है मुंबई के अंदर, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो सरकारी है, उसका मतलब किसी प्राइवेट संस्थान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो गवर्न होता है उसको गवर्न करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है जो कि गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इसी कमिटी को बोला जाता है कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, COPU बोला जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो है ये बताया गया है कि ये भी एक पार्लियामेंट्री कमिटी होता है जो कि इन पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होते हैं उनके जो काम धाम है, उनका जो अकाउंट्स है, उनके जो डिसीजंस है, उनको एग्जामिन करने का और रिपोर्ट करने का किसको, पार्लियामेंट को, ये इस कमिटी का काम होता है, ठीक है। इट्स वन ऑफ 3 फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कमिटी alongside the public account committee and the estimated committee, ठीक है। The COPU functions are detailed in 4th schedule of the rules of procedure and conduct of business in लोक सभा, ठीक है। तो ये जो लोकसभा का एक रूल है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। उसके 4th शेड्यूल में इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कमिटी के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग होंगे उनको गवर्न करने के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये कमिटी क्या होता है। हु आर द मेंबर ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज होती है, ठीक है, कॉर्पोरेशन होते हैं, उसके लिए दिस फाइनेंशियल कमिटी हैज 22 मेंबर, ठीक है। ये जो COPU है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उनके अंदर 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। ऑल द मेंबर्स आर टेकन फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट। आउट ऑफ 22 मेंबर 15 आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। ये जो 22 मेंबर हैं उसमें 15 मेंबर होंगे लोकसभा के और 7 मेंबर होंगे राज्यसभा के। The difference between Lok Sabha and Rajya Sabha can be read into ये तो वो है। When the committee was introduced in 1964, it has 15 member, 10 from Lok Sabha, 5 from Rajya Sabha, ठीक है। जब ये जो कमिटी है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1964 में, उस समय पे टोटल 15 मेंबर हुआ करते थे जो अभी 22 हो गया है, ठीक है। 15 मेंबर में 10 लोकसभा का था और 5 था राज्यसभा का। नाउ अडेज अभी जो चल रहा है
अभी जो उस पब्लिक अंडरटेकिंग का जो कमिटी है उसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 15 होता है लोकसभा का, 7 होता है राज्यसभा का। अब इनके जो है इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। तो द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड एनुअली बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिप्रेजेंटेशन PR by means of single transferable vote. This election method gives equal representation to the all members of the parliament. ठीक है, जो भी अपोजिशन होगा या जो लीडिंग कंपनीज हैं, लीडिंग वो हैं गवर्नमेंट, ठीक है, उनके मेंबर सब जो भी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर है सब एकदम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। उसमें मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा, इसके बाद जो है उसका अपॉइंटमेंट होता है। टर्म ऑफ द ऑफिस, एवरी मेंबर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा part of the committee for a year. After a year new election takes place and member are changed or re-elected। ठीक है, हर साल जो है ये कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, और हर साल फिर से इसमें री इलेक्ट होते हैं इनके मेंबर्स, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द कमिटी, लोकसभा स्पीकर हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनीज है, ये जो कमिटी है, इसके जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, उसको कौन अपॉइंट कर सकता है, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कमिटी, कमिटी का फंक्शन क्या होगा, द कमिटी कैन नॉट एग्जामिन एनी रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू पॉलिसी दैट आर नॉट कंसर्न्ड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होंगे बस उसी को ये कमिटी एग्जामिन कर सकता है, अदरवाइज किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी पॉलिसी को ये कमिटी एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। इट हैज नो रोल इन मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव, इनका कोई भी रोल नहीं होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव में। द कमिटी ऑल्सो कैन नॉट टेक अप रिपोर्ट्स ऑन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर एस्टैब्लिश बाय स्पेशल स्टैट्यूट, ठीक है। कोई भी स्पेशल स्टैट्यूट के द्वारा अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया है तो उस पे भी इस कमिटी का कोई हक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इसका लिमिटेशन दिया गया है, देयर इज अ कैप ऑफ द नंबर ऑफ PSU इट कैन एग्जामिन रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी कैन नॉट टेक अपॉन रिपोर्ट्स मोर देन 10 और 12 PSU इन अ मैटर इन अ ईयर, ठीक है। ये जो कमिटी होता है वो साल में 10 से 12 ही जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उनके रिपोर्ट को वो ले सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते हैं। It only examine the report. It has no role in deciding the functioning of PSU. PSU कैसे वो फंक्शन करेगा इसको डिसाइड करने का अधिकार कमिटी के पास नहीं है। कमिटी सिर्फ उनके रिपोर्ट्स को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। द कमिटी इज नॉट कंसर्न विद एनी टेक्निकल मैटर, ठीक है। PSU से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल मैटर को कमिटी एंटरटेन नहीं कर सकती, कमिटी के पास ये अधिकार नहीं होता है। All the recommendations put forward by the committee are advisory and minister are not bounded by any of those, ठीक है। ये जो कमिटी कोई भी रिकमेंडेशन देगी, कोई भी एडवाइजरी देगी, वो मिनिस्टर्स को, जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए बाउंडेड नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ उनको सुनेंगे, अगर उनको लगेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई उम्मीद है, ठीक है। तो आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो भी एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो लॉफुल होगा, ठीक है। भले वो मेरे फंडामेंटल राइट हो या ना हो, हम गवर्नमेंट से कभी भी भेदभाव की अपेक्षा नहीं करते, ठीक है। तो ये होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एक्सपेक्टेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोसीजरल, ठीक है, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव। कोई भी प्रोसीजरल मतलब डिसीजंस लिए गए, ठीक है, और उसमें ऐसा लगता है कि उनका जो प्रोसीजर था वहां पे वो जो प्रोसीजर है वो फेयर नहीं रहा है, ठीक है, या उनका जो डिसीजंस रहा है उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। तो ये जो प्रोसीजर होगा वो क्या हो गया, वो प्रोसीजरल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के अंदर कवर हो जाएंगे। दूसरा है सब्सटेंटिव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन।
कोई डिसीजन है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो आउटकम होगा, ठीक है, उससे किसी को फायदा होना चाहिए, उससे किसी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कोई डिसीजन लिए हैं जिससे किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकते हैं, ठीक है, या ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है जो जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो होता है सब्सटैंटिव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो एक प्रोसीजरल लेजिटिमेट है और एक सब्सटैंटिव लेजिटिमेशन, ये बोलता है कि भाई कोई भी डिसीजन, या तो डिसीजन लेते समय उसके प्रोसीजर में कोई भी ऐसे डिसीजन लिए गए, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्शन लिया गया प्रोसीजर के दरमियान, ठीक है, तो वो भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई वो जो लिए गए होंगे सही, वो गलत नहीं लेंगे। और सब्सटैंटिव में भी ये बोलता है कि कोई डिसीजन ले लिया गया है, ठीक है, एक लॉ में होगा, एक पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत किया गया होगा, वो भी बायसनेस नहीं रहा होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन का मतलब सीधा सा है, हमेशा याद रखना, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये बोलता है कि भाई कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया है, ठीक है, या कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो हमारे हित में होगा, ठीक है, ये हम उम्मीद करेंगे, चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट हो या ना हो। मेरा फंडामेंटल राइट है कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, तो हम इसके लिए कोर्ट में तो जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अब मान के चलिए यहाँ पे मैंने कहीं पे घर बनाया, ठीक है, जो कि सरकारी घर है, मतलब सरकारी जमीन पे बना है। अब वो घर पे हमारा अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा कि किसी हम सरकारी जमीन पे घर बना ले, लेकिन हम उम्मीद क्या करते हैं कि कभी अगर सरकार तोड़ेगा तो सरकार हमें घर देगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं ना। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, हमें जहां फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होगा वहां पे तो हम उम्मीद करेंगे ही कि वो वायलेट ना करे, अगर फिर भी वायलेट करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन जहां पे हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है वहां पे, तो वहां पे भी हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगा वो एक्शन जो लेंगे वो लेजिटिमेट, ठीक है, वो उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो जो एक्शन लेंगे वो लेजिटिमेट लेंगे, मतलब जायज एक्शन लेंगे, ठीक है, तो ये है कुल मिला के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, लास्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक सेंट्रल बैंक है जो कि रिस्पॉन्सिबल है और रेगुलेट करता है कौन किसको, फाइनेंशियल सिस्टम को हमारे भारत के, ठीक है, तो हमारे भारत में जो भी बैंकिंग सेक्टर है या जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, उसको सुपरवाइज करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए जो संस्था बनाई गई है उसको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। ये रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को, फाइनेंशियल सेक्टर को। The RBI primarily function involve managing the currency, maintaining monetary stability, and promoting economic growth while keeping inflation under control. The RBI also act as the banker to the government, managing government account and providing financial advice. तो ये सारा जो काम है वो आपका आरबीआई करता है, करेंसी को मैनेज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, बैंक को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बैंक को जो है एक तरीके से गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है उसको भी वो मैनेज करते हैं, फाइनेंशियली क्या बोलते हैं उसका यार, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट के एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर है।